हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ समय से हम लोग काव्य के महत्वपूर्ण अंगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले बात की रस के बारे में। उसके बाद हमने अलंकार में शब्दालंकार, अर्थालंकार और पाश्चात्य अलंकार की बात की। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने बात की शब्द शक्तियों के बारे में, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। उसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे हैं छंद के बारे में। छंद हिंदी काव्यांग का अति महत्वपूर्ण अंग है। हमने बात कही उसमें कि छंद का अर्थ क्या होता है, छंद की परिभाषा क्या होती है, छंद के जो 8 अति महत्वपूर्ण अंग क्या क्या हैं उसके बारे में हमने बात की। दोस्तों, एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। और हाँ, लाइक का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, छंद 3 तरह के रहते हैं। एक मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। मुक्तक छंद की बात करें सबसे पहले, मुक्तक छंद के प्रणेता हिंदी साहित्य में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता जूही की कली मुक्तक छंद की पहली कविता मानी जाती है हिंदी साहित्य में। दोस्तों, आज जो हमारा विशेष विषय रहेगा वो है मात्रिक छंद। अब मात्रिक छंद में हम मात्राओं को गिनते हैं। पिछली वीडियो में मैंने अच्छे से बताया जो छंद के जो हमारे तत्व रहते थे, उसमें हमने बताया जो 8 तत्व है उनके बारे में विस्तार से चर्चा हमने की है। तो मात्रिक छंद में से मैंने आज उदाहरण लिया है चौपाई छंद का। आज हम पढ़ने वाले हैं चौपाई छंद। अब चौपाई छंद में, जैसे कि हिंट मैंने उस वीडियो में दे रखा था आपको कि चौपाई छंद में 4 चरण रहते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तो उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम चौपाई छंद पढ़ें, मैं आपको बताना चाहता हूँ मात्रिक छंद का एक ट्रिक। ये ट्रिक जो है मैंने खुद से ईजाद किया है। ये आपको कहीं भी किसी भी किताब में देखने को नहीं मिलेगा। तो देखें और समझें इस ट्रिक को। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, चोर हरिया बर दोऊ सो कुछ। तो दोस्तों, इस ट्रिक को समझें, चोर हरिया बर दोऊ सो कुछ। अब चो का मतलब है दोस्तों यहाँ पे चौपाई और र का मतलब है रोला। इसी तरह हरिया, हरि का मतलब हरि गीतिका और गीतिका, ये दोनों छंद हैं। तो आप ये हरि से ही याद रखें, इसको आसानी से याद रखें। इस तरह से समझें इसको, हरि गीतिका बड़ी बहन है और गीतिका इसकी छोटी बहन है। इसी तरह दोस्तों, हरिया आ का मतलब आल्हा छंद है। आदिकाल का बहुत प्रसिद्ध छंद रहा है और इसे वीर छंद भी कहा जाता है। आला छंद में अतिशयोक्ति अलंकार का आना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि जब भी हम आदिकाल में आप पढ़ते हैं कि आदिकाल में वीरता का वर्णन है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है आदिकाल में जितनी रचनाएं लगभग लिखी गई हैं उसकी आधा रचनाएं आला छंद में लिखी गई हैं। इसके बाद है दोस्तों बर दोऊ। बर का मतलब है वर्वे और दो का मतलब दोहा है। ऊ का मतलब उलाला छंद है। सो का मतलब सोरठा है। कू का मतलब कुंडली है। छ का मतलब छप्या है। और जितने भी ये 11 जो महत्वपूर्ण मात्रिक छंद मैंने आपको बताए, इनको याद रखने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक जो है चोर हरिया बर दो सो कुछ। दोस्तों, हमने बात कही जो छंद है 3 तरह के रहते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। मात्रिक छंद में सिर्फ ये ही महत्वपूर्ण छंद हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मात्रिक छंद की। मात्रिक छंद, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें हम मात्राओं की गणना करते हैं और ये 3 तरह का होता है, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। अब सममात्रिक आप समझें जिसकी मात्राएं सम रहेंगी। जैसे चौपाई की बात करेंगे, आज हमने मात्रिक छंद का चौपाई छंद ही लिया है। आज हम चौपाई के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं, विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो देखें, सममात्रिक में सारी मात्राएँ सम रहती हैं, है ना। अंग सम का मतलब हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में, जब हमने बात कही थी, जो आपके छंद के जो अवयवों की बात की थी, वहाँ पे हमने मात्राओं की बात की कही थी कि जो मात्राएं सम क्या होती है, विषम क्या होती हैं, है ना। तो यहाँ पर हम सम मात्रिक की बात करते हैं। जो सम मात्रिक छंद है वो है चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका। इसी तरह अर्ध सम मात्रिक में आते हैं जो आपकी ना तो सम रहती हैं ना विषम रहती हैं। जो बीच की होती हैं वो अर्ध सम रहती हैं। दोहा, सोरठा, आल्हा, जैसे हमने बात कही अभी, इसको वीर भी कहते हैं, वीर छंद, वर्वे और उलाला। इसी तरह विषम मात्रिक छंद दोस्तों, जिनकी मात्राएं विषम रहती हैं, जैसे कुंडलिया इसका बेस्ट उदाहरण है। जो कुंडलिया छंद है वह दोहा और
रोला छंद के मिश्रण से बनता है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कुंडलिया छंद किन दो छंदों के योग से या मिश्रण से बनता है। तो दोस्तों ये याद रखें कि कुंडली जब नहीं मिलती है, ठीक है, लड़का और लड़की की कुंडली जब नहीं मिलती है तो दोहा रोला का मतलब दोनों रोए। तो ये एक अच्छा सा ट्रिक है, आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। मैंने भी इसी तरह से इसको याद रखा है। इसके बाद है दोस्तों छप्या, क्योंकि विषम मात्रिक में कुंडलिया और छप्या ही दो ही छंद आते हैं, क्योंकि जो छप्या छंद है वो भी रोला और उलाला से बनता है, निर्मित होता है। दोस्तों इससे पहले कि मैं चौपाई छंद में मात्राओं की बात करूँ, मैं आपको एक बार पुनः यहाँ पर दोहराना चाहता हूँ, उसकी पुनरावृत्ति करना चाहता हूँ कि जो लघु मात्राएं होती हैं वो कैसे कैसे हम उनको गिनते हैं। तो वो देखें दोस्तों, जैसे ह्रस्व स्वर रहता है, अ, इ, उ, रि और चंद्र बिंदु वाले वर्ण लघु गिने जाते हैं। लघु माने एक मात्रा, और लघु का चिन्ह अंग्रेजी वर्णमाला के आई जैसा हम लिखते हैं, ठीक है, इसको खड़ी पाई भी कहते हैं। और गुरु की बात करें, यह आपका दीर्घ स्वर होता है, लेकिन यहाँ ह्रस्व और दीर्घ की बात नहीं करेंगे, हम छंद की बात कर रहे हैं। छंद की भाषा में ही इन्हें लघु और गुरु पढ़ा जाता है। तो जो हमारा गुरु है वो है आपका आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अनुस्वर और विसर्ग युक्त वर्ण, ये गुरु होते हैं। संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण भी, अब ध्यान दें, संयुक्त वर्ण हिंदी वर्णमाला में 4 ही माने गए हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 ही हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं कि संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण भी, जी मैंने उदाहरण दक्ष का दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, संयुक्त वर्ण के पहले का वर्ण भी गुरु गिना जाता है। हालांकि देखने को ये है हमारे पास लघु है ना, ह्रस्व है, तो ये भी हमें गुरु माना जाएगा। ये आपकी चौपाई मात्राओं की जब हम बात करेंगे, इसका चिन्ह अंग्रेजी के जो वर्ण है एस वर्ण जैसा हम लिखते हैं जब हम मात्राओं की गिनती करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। आज हम चौपाई छंद पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब चौपाई छंद जो है, चौपाई तुलसीदास जी और मलिक मोहम्मद जायसी, ये चौपाई छंद के सिरमौर या शिरोमणि माने गए हैं हिंदी साहित्य में। अब देखें, ये सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। चौपाई का मतलब 4 पाँव, 4 चरण, चौपाई। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण की 16 मात्राओं की बात करें तो अभी हम गिनेंगे। पहले चरण की अंतिम तुक, पहले चरण की अंतिम तुक सागर है, दूसरे चरण से है ना उजागर, ये सागर उजागर ये तुक दूसरे चरण से, तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है, बलधामा नामा ये तुक मिलती है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है, यति मतलब विराम, ये विराम है सागर के बाद और उजागर के बाद ये यति होती है। चरण के अंत में लघु और गुरु नहीं होंगे, चरण के अंत में लघु और गुरु नहीं होंगे। या तो आपके देखो गर में लघु ही लघु है, या फिर धामा में देखिए गुरु ही गुरु है, मतलब एक लघु एक गुरु ऐसा नहीं होगा, या तो लघु ही लघु होंगे या फिर गुरु ही गुरु होंगे। तो दोस्तों उदाहरण देखिए, हमने लिया है हनुमान बाहुक का उदाहरण। ये तुलसीदास की बहुत प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। कहते हैं कि तुलसीदास जी को अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, अंतिम समय में बाहु पीड़ा हुई थी, तो उससे मुक्ति के लिए उन्होंने ये आपका हनुमान बाहुक की रचना की थी। तो देखें उसी से ये हमने चौपाई ली है। देखें कैसे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। पहले यहाँ तक हम मात्राएं गिनते हैं। ज में आपका ये लघु मात्रा है, ह्रस्व है, य भी लघु है, ह भी लघु है, नु भी लघु है, माँ ये आपका गुरु है। तो इसमें हम 2 मात्राएं ऐसे लिखते हैं। न आपका लघु है, आधा गो को हम नहीं मानते हैं, या आपका गुरु है, न आपका लघु है, लघु माने छोटी मात्रा, ह्रस्व मात्रा, ठीक है। गु का मतलब एक मात्रा है, न का मतलब एक मात्रा है, सा मतलब ये आपका गुरु है, गुरु माने 2 मात्रा, ग आपका लघु है, र आपका लघु है। इस तरह यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ तक 16 मात्राएं होंगी। ज़रा गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। आप फिर से देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना। इस तरह से यहाँ पे आपका 14 आता है, 15 16। इसी तरह दोस्तों आगे भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इसी तरह ये हमारे पास 4 चरणों में 16 ही मात्राएं, हर चरण में 16 मात्राएं रहती है। तो दोस्तों इस तरह के उदाहरण आप
मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत से भी ले सकते हैं। हालांकि पद्मावत में एक अपवाद है कि जो पद्मावत लिखा गया है उसमें चौपाई कंप्लीट नहीं है, उसमें 7 अर्धालियाँ हैं। 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा आता है। अर्धाली मतलब आधा, आधा चौपाई है ना। तो हम चौपाई की बात करते हैं 4 चरणों की, लेकिन वहाँ पे 8 चरण नहीं होते हैं। आप देखें उसको, उसमें मतलब 8 पंक्तियाँ नहीं हैं, 7 पंक्तियाँ हैं। 7 पंक्तियों के बाद एक दोहा है, तो उसको हम अर्धाली कहते हैं। मतलब पद्मावत में अर्धाली है, अर्धाली के बाद दोहा है। हालांकि अर्धाली को भी हम चौपाई मानते हैं, लेकिन वो आधी चौपाई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि चौपाई छंद आप अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।